welcome you all in the ASP coaching center which is situated in the Jaipur, and today we are starting with the one and most important topic which is known as the plant physiology. तो आज हम plant physiology से शुरू करने वाले हैं. ये 11th क्लास के अंदर बेसिकली 5th नंबर की क्या है यूनिट है, तो प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में देखते हैं. तो प्लांट फिजियोलॉजी हम पढ़ें उससे पहले हमें ये जानना है कि प्लांट फिजियोलॉजी है क्या. बेसिकली ये आपके बायो की यानी कि जीव विज्ञान के बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर आप प्लांट में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही होती है उनकी स्टडी करते हैं. जैसे कि इस चैप्टर में या इस यूनिट में हम आगे और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे. ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, मिनरल न्यूट्रिशंस पढ़ेंगे, प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे. तो ये सभी प्रोसेस प्लांट के अंदर चलती है और उनके अंदर होने वाली मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंतर्गत आती है. तो इसे हम किस में पढ़ते हैं, बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं. अब प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में जिन्होंने सबसे पहले स्टडी करी, अगर हम उन साइंटिस्ट का नाम देखें तो उनका नाम था स्टीफन हेल्स. तो जो स्टीफन हेल्स थे इन्होंने सबसे पहले प्लांट्स के अंदर चलने वाले मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के बारे में बताया और इसीलिए हमने इन्हें फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा. फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा. अगर हम आगे की तरफ देखें तो ये तो हो गए पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फेमस है प्लांट फिजियोलॉजी के लिए. अगर हम इंडियन फादर को देखें या इंडिया के अंदर सबसे पहले इस प्लांट फिजियोलॉजी को अच्छे से किसने एक्सप्लेन किया, देन उनका नाम था सर जे.सी. बोस. तो सर जे.सी. बोस को हमने क्या कह दिया, इन्हें हमने इंडियन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कह दिया. इंडियन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, राइट. अब मैंने क्या कहा कि यूनिट है और इसमें बहुत डिफरेंट चैप्टर्स है. तो इसमें बेसिकली 5 चैप्टर्स को कंसिडर किया गया है और हम सबसे पहला चैप्टर लेने वाले हैं विच इज़ नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. चलिए, अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो भाई मैं अपने कॉलेज से अपने घर जाता हूँ या हम मार्केट जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. और इन ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें बहुत सारे कैरियर की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि हम व्हीकल में क्या बस ले सकते हैं, साइकिल ले सकते हैं, स्कूटर का यूज़ कर सकते हैं. तो डिफरेंट मीडियम्स को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं. लेकिन जब यही बात किसके लिए आती है, प्लांट्स के लिए आती है, तो हम थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. हमें लगता है प्लांट और ट्रांसपोर्टेशन करेंगे. मैंने तो अपने घर के बाहर जो प्लांट लगा हुआ देखा है वो मैं कई सालों से वहीं पर लगा हुआ देख रहा हूँ. तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन आप कैसे पढ़ाएंगे. तो देखिए, प्लांट्स को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा रहे. प्लांट के खुद के अंदर चीज़ों का जब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होता है, पहुँचाना होता है, तो उसे किस में पढ़ा जाता है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में पढ़ा जाता है. तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं चीज़ों का अपनी खुद की बॉडी के अंदर. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जिसे करने में कौन हेल्प कर रहा है, ब्लड कर रहा है, राइट. ऐसे प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है. अब मेरे सामने ये बात आती है कि प्लांट किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करेगा. तो पहले हम वो देखते हैं जिन सब्सटेंसेस का प्लांट के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो सब्सटेंसेस जिनका प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. ठीक है, पहले मैं इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रही हूँ कि प्लांट कैसे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे. पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि प्लांट किन चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज़ नोन एज दी वाटर. क्योंकि आप सब जानते हैं वाटर जो है वो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ठीक है, पानी, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ प्लांट करवाएगा वो वाटर के बगैर नहीं हो पाएगी. इवन हमारी लाइफ में भी वाटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर मैं किसी बिना बायो या साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे से पूछूं तो मुझे कोई बता देगा अभी प्लांट जो होते हैं वो पानी जड़ से लेते हैं, रूट से लेते हैं और अपने जितने भी एरियल पार्ट्स है, रूट हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, वहाँ तक क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो बिल्कुल सही बात है. दिस इज़ द प्लांट and this is the root.
दीज आर दी ब्रांचेस जिन पर लीव्स भी प्रेजेंट है, ठीक है, और फ्रूट्स भी प्रेजेंट है, राइट। तो बेसिकली प्लांट क्या करता है, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और इसे कहाँ भेजता है, प्लांट के सभी एरियल पार्ट्स के अंदर भेजता है, एरियल पार्ट्स तक इसे भेजता है। अब मेरे सामने ये बात आती है कि इसके लिए प्लांट यूज़ किसका करता है, यानी कि रूट से उसने पानी को एब्जॉर्ब किया और उसे एरियल पार्ट्स तक भेजा, इसलिए उसने यूज़ किसका किया। तो इसके लिए वो जिस चीज़ का यूज़ करता है उसे आप वेस्कुलर टिश्यू यानी कि क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। तो जाइलम बेसिकली प्लांट के अंदर मिलने वाला वो पार्ट है या वो बेसिकली वो सिस्टम है जिसकी वजह से प्लांट जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करके रूट से कहाँ तक लेकर जाते हैं, एरियल पार्ट तक लेकर जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो वाटर कंडक्शन में किसने हेल्प कर दिया, जाइलम। लेकिन जाइलम के साथ में एक टेंडेंसी है कि वो हमेशा वाटर को रूट से एब्जॉर्ब करेगा और एरियल पार्ट्स तक लेकर जाने का काम करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आज रेनफॉल हुआ है और लीव्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया और रूट को दे दिया या प्लांट के अदर बॉडी पार्ट्स को दे दिया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं ये बेसिकली वाटर को जो एब्जॉर्ब करते हैं वो कहाँ से करते हैं, रूट से करते हैं और उसे लीव्स तक क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट। तो देखिए बेसिकली जाइलम जो होता है वो हमेशा रूट से लीफ के ऊपर ही पानी को लेकर जाता है, इसीलिए इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि हमेशा पानी सिर्फ क्या लेकर जाएगा, एक ही डायरेक्शन में लेकर जाएगा। ऐसा नहीं कि दाएं बाएं भी लेकर चला गया हो, ऊपर से नीचे भी लेकर आ गया। तो सबसे पहली बात जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में वो सब्सटेंस कौन आ गया, वाटर। वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम करता है, और हमेशा कैसे करेगा, यूनिडायरेक्शनल करेगा, यानी पानी जो है या वाटर जो है वो हमेशा रूट से प्लांट के एरियल पार्ट्स की तरफ ही जाएगा। अब हम दूसरा सब्सटेंस देखते हैं जिससे भी प्लांट क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। दूसरा सब्सटेंस हमारे पास में आता है फूड। ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी हमारी बॉडी में फूड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें एनर्जी इसी से मिलती है। ऐसे ही प्लांट को भी अपनी डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी कौन देगा, फूड देगा। अब फूड कैसे बनता है ये तो हम सब लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में जिसके थ्रू फूड बनता है। और हम ये भी जानते हैं कि प्लांट के अंदर ग्रीन पार्ट्स यानी कि लीफ हो गई या यंग ग्रीन स्टेम हो गया, वो बेसिकली क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाते हैं और फूड को बनाते हैं। लेकिन क्या फूड की ज़रूरत सिर्फ लीफ को ही है या सिर्फ यंग स्टेम को ही, नहीं। फूड की ज़रूरत प्लांट की पूरी बॉडी को है, इवन रूट्स को भी फ्रूट्स की ज़रूरत है, उन्हें भी तो एनर्जी चाहिए अपना काम करने के लिए। तो इस तरीके से फूड बन कहीं और रहा है लेकिन उसे पूरे प्लांट बॉडी में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो अगर हम बात करें फूड के बारे में, तो फूड जो है ये जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है, इट इज़ मेड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू इसे बनाया जाता है। चलिए, अगर हम देखें कि इसकी साइट क्या रहती है, तो ये बेसिकली कहाँ बनता है, लीफ में बनता है, या फिर आप क्या कह सकते हैं, यंग स्टेम के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है, किसका, फूड का, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है, या तो लीफ में होगी या फिर कहाँ होगी, ग्रीन यंग स्टेम के अंदर होगी। अब मान लीजिए ये मेरा प्लांट है, दिस इज माई प्लांट, ठीक है, और प्लांट के अंदर ये है लीव्स, दीज आर द लीव्स, जहाँ पर क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हुई है और फूड बना है। अब जो फूड है उसे बेसिकली पूरी बॉडी के अंदर क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो इस प्रोसेस के लिए यानी कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप जिस टिश्यू को या जिस वेस्कुलर टिश्यू को काम में लेंगे, दैट इज नोन एज दी फ्लोएम। तो बेसिकली फ्लोएम यहाँ पर क्या करेगा, जो फूड बना है लीव्स के अंदर उसे कहाँ पर भेजेगा, प्लांट के अदर पार्ट्स में भेजेगा। तो मैम मुझे एक बात क्या समझ में आ रही है कि जैसे जाइलम कर रहा था कुछ वैसे ही काम कर रहा है। जाइलम क्या करता था, पानी को कहाँ से लेता था, रूट से लेता था और पूरे के पूरे कहाँ पर, प्लांट के अंदर भेज देता था, यूनिडायरेक्शनल था। ऐसे ही फ्लोएम क्या करेगा, लीफ से फूड को लेगा और पूरे के पूरे फूड को कहाँ पर भेज देगा, पूरे प्लांट बॉडी में भेज देगा, ठीक है। तो ये भी यूनिडायरेक्शनली कर रहा है, नहीं, इसे अच्छे से समझिए। फूड बनता कहाँ पर है, लीफ में, लेकिन फूड को स्टोर करके भी रखा जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। कभी अगर ऐसा हुआ कि जितनी भी फिजियोलॉजी जितनी भी कंडीशंस थी, फॉर एग्जांपल सनलाइट नहीं मिल पाई, वाटर प्रेजेंट नहीं था, किसी भी वजह से अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, तो उस दिन प्लांट को तो एनर्जी चाहिए, तो उस दिन वो फूड कहाँ से यूज़ करेगा, स्टोर पार्ट से। तो फॉर एग्जाम्पल जो ये आप रूट कह रहे हैं, अगर यहाँ पर उसने क्या कर दिया, फूड को स्टोर कर दिया, स्टोर्ड फूड यहाँ पर प्रेजेंट है,
किसी दिन अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया तो उस दिन बेसिकली क्या होगा, स्टोर फूड को कहाँ से लिया जाएगा, रूट से लिया जाएगा, और रूट से लेकर कहाँ भेजा जाएगा, लीफ में भेजा जाएगा, राइट। तो फ्लोएम क्या कर रहा है, जब फोटोसिंथेसिस लीफ कर रही है तो फूड को लीफ से प्लांट के अदर पार्ट्स में भेज रहा है, और जिस दिन फोटोसिंथेसिस किसी वजह से नहीं हो पाया तो उस दिन फूड को स्टोर्ड पार्ट से कहाँ पर लेके जा रहा है, प्लांट के अदर पार्ट्स में लेकर जा रहा है। यानी कि जो फ्लोएम है वो दोनों डायरेक्शंस के अंदर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। इसलिए जो फ्लोएम का मूवमेंट होगा वो बेसिकली कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, ठीक है। और फूड के फॉर्म में प्लांट ज़्यादातर सुक्रोज, जो कि एक तरह की क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, उसकी फॉर्म में प्लांट फूड को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तो प्लांट जिन जिन सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं उनमें सबसे पहला हमने पढ़ लिया वाटर, और दूसरा हमने देख लिया है फूड। अब हम देखते हैं कि तीसरा कॉम्पोनेंट या सब्सटेंस कौन है जिसे प्लांट क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो थर्ड सब्सटेंसेस आते हैं इन्हें हम कहते हैं मिनरल्स। सोडियम हो गया, आयरन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी चीज़ें प्लांट कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। तो मिनरल्स भी बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में, प्रेजेंट इन सॉइल। अब प्लांट इसे अगर सॉइल से ले रहे हैं तो बेसिकली किसके थ्रू लेंगे, सीधी सी बात है, रूट्स के थ्रू लेंगे। कैसे लेंगे, प्लांट्स बेसिकली क्या करते हैं, जो आपके मिनरल्स होते हैं इन्हें क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। किसके अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं। तो जब वाटर और मिनरल्स मिक्स हो जाते हैं तो उसे अब आप क्या बोल देते हैं, सैप बोल देते हैं। और इस सैप को भी बेसिकली क्या किया जाता है, जाइलम के थ्रू ही प्लांट जो होता है वो अपने रूट से कहाँ तक पहुंचाता है, अपने एरियल पार्ट्स में पहुंचाता है। तो दिस इज द प्लांट बेसिकली, राइट, दिस इज द रूट। तो रूट से क्या करेगा, बेसिकली सैप को लिया जाएगा। सैप आपको पता ही चला गया क्या है, जब मिनरल्स किस में घुले हुए हैं, वाटर में घुले हुए हैं, और उसे कहाँ तक पहुँचाएगा, प्लांट के एरियल पार्ट्स तक पहुँचाएगा। तो यहाँ पर बच्चों को फटाफट क्या समझ में आ रहा होगा कि अच्छा ये काम किसके थ्रू होगा, सीधी सी भैया बात है, अगर पानी के साथ में घुलकर जा रहा है तो ये काम भी कौन कर रहा होगा, जाइलम कर रहा होगा। तो बच्चे क्या बोलते हैं, अच्छा मिनरल न्यूट्रिशन है, जाइलम के थ्रू जा रहा है, चलिए यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मिनरल्स के अंदर ये बात थोड़ी सी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। कैसे अलग हो जाती है, देखिए प्लांट जो होता है ना ये हमारी तरह सेल्फिश नहीं है, ये चीज़ों को बांटने में, दान करने में क्या रखता है, थोड़ा ज़्यादा विश्वास करता है। तो देखिए प्लांट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट को जब उगा तो इसके अंदर कोई मिनरल न्यूट्रिशन गया, एक्स मिनरल न्यूट्रिशन इसके अंदर गया। अब इस प्लांट के अंदर क्या हुई, इसी दौरान एक और नई लीफ बनी। तो ये आपकी क्या है, न्यू लीफ है, और ये क्या है, प्लांट के अंदर ओल्ड लीफ है। तो जब ये ओल्ड लीफ क्या है, सेंससनेस, यानी कि जब मरने जा रही होगी या खत्म हो रही होगी, तो उस दौरान ये क्या करेगी, अपना जो मिनरल होगा ना उसे इस न्यू लीफ को क्या कर देगी, ट्रांसपोर्ट कर देगी कि भाई मैं तो खत्म हो रही हूँ, मैं इतने सारे मिनरल्स और आयंस का क्या करूँगी, तो तुम इसे क्या कर लो, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, न्यू लीफ तुम इसे यूज कर लो, राइट। तो इस दौरान जो फूड पार्टिकल है वो ओल्ड पार्ट से कहाँ पर जा रहा है, न्यू पार्ट के अंदर जा रहा है नहीं। और ये काम होगा वो किसके थ्रू होगा, फ्लोएम के थ्रू होगा। देखिए रूट से जब मिनरल न्यूट्रिशंस प्लांट बॉडी में गए तो वो काम किसके थ्रू हुआ, जाइलम के थ्रू हुआ। और जब ओल्ड पार्ट से प्लांट के न्यू पार्ट के अंदर जब मिनरल्स क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, तो फ्लोएम के थ्रू हुआ। तो इस तरीके से जो मिनरल और न्यूट्रिशन का जो मूवमेंट है वो पूरी प्लांट बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली चलता रहता है, हर एक डायरेक्शन के अंदर। इसीलिए जो मिनरल और न्यूट्रिशंस का अगर आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन वो कैसा होगा, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ये होगा मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल। तो देखा आपने, अब जब आप 3 सब्सटेंस पढ़ चुके हैं जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। पहला आपने वाटर पढ़ा जो कि जाइलम के थ्रू हो रहा था, यूनिडायरेक्शनल। फिर आपने फूड को पढ़ा जो कि फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है और बाई डायरेक्शनल चलता है। फिर आपने मिनरल एंड न्यूट्रिशंस को देखा जो कि कैसे है, जाइलम और फ्लोएम दोनों के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसा हो रहा है, मल्टी डायरेक्शनल हो रहा है। अब मैम और क्या बच गया, जो भी प्लांट ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो देयर इज अनदर सब्सटेंस जो कि लास्ट सब्सटेंस है, जिसे आप क्या कहेंगे, बेसिकली प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, तो हम प्लांट हार्मोन के बारे में देखते हैं प्लांट हार्मोन्स कहाँ और कैसे काम करते हैं। चलिए, सो नाउ द फोर्थ सब्सटेंस इज प्लांट
हॉर्मोन्स। अब प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में मैम आप हमें बताएं, उससे पहले हम ये तो जान लें कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं। देखिए बेटा, हॉर्मोन्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, ग्रोथ के अंदर हेल्प करते हैं। जैसे कि क्योंकि आप सब लोग साइंस को पढ़ रहे हैं तो हम एक छोटा सा और एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि प्लांट हार्मोन थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल रहेगा। जैसे कि आप समझिए, जूलॉजी को कंसीडर कीजिए। जूलॉजी में बेसिकली आप क्या देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ना, जूलॉजी के अंदर आप क्या देखते हैं, एनिमल्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ को, उनकी लंबाई को, उनकी हाइट को एक हार्मोन क्या करता है, कंट्रोल करता है, जिसे आप ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना, इसका सीक्रेशन जो है वो ब्रेन के अंदर मिलने वाली एक छोटी सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसे क्या करती है, सिक्रीट करती है। हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स होती है जो डिफरेंट हार्मोन्स को क्या करती है, सिक्रीट करती है, ठीक है। और ये हार्मोन्स फिर अपने टारगेट ऑर्गन पर जाकर अपना काम करते हैं। यानी कि क्या समझ में आया, हार्मोन बनता कहीं और है और उसका टारगेट ऑर्गन कहीं और होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया पिट्यूटरी ग्लैंड का। पिट्यूटरी ग्लैंड अपने अंदर से ग्रोथ हार्मोन को निकालती है। ग्रोथ हार्मोन जो कि बेसिकली क्या बढ़वाता है, हाइट को क्या करता है, कंट्रोल कर रहा होता है। अब हाइट कैसे बढ़ेगी, जब हमारी लंबाई बढ़ेगी। लंबाई हमारी कैसे बढ़ेगी, जब हमारी बॉडी ग्रोथ करेगी। तो बेसिकली ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है ये जाकर हमारे जॉइंट्स और बोन पर जाकर क्या करता है, अपना इम्पैक्ट डालता है, जिसकी वजह से हड्डियों की लंबाई बढ़ती है और उस पर्टिकुलर पर्सन की भी हाइट क्या होती है, इंक्रीज होती है या नहीं है। तो देखिए, बना कहाँ था, ब्रेन के अंदर। टारगेट ऑर्गन क्या है, जितने भी जॉइंट्स है वो, राइट। तो हार्मोन्स ऐसे बहुत तरह के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स के अंदर। पर क्योंकि हम यहाँ प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। जैसे कि आप ऑक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्लांट्स में स्टेम को बनवाएगा, रूटिंग करवाएगा, ठीक है। प्लांट्स को, फ्रूट्स को पकने में यानी रिपन होने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। जैसे कि पाइनएप्पल में फ्रूट को पकाने के लिए आप ऑक्सिन हार्मोन की, ऐसे आप जिब्रेलिन हार्मोन पढ़ेंगे, साइटोकाइनिन हार्मोन पढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स में क्या बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं। एनिमल्स की तरह ही इनके बनने का स्थान तो कोई और होता है, इनके बनने की जगह कोई और होती है, लेकिन एक्शन ये क्या करते हैं, कहीं और जाकर करते हैं। जैसे कि हम बात करें, हम एक हार्मोन की बात करते हैं, ऑक्सिन की। ऑक्सिन जो है ये भी एक तरह का प्लांट हार्मोन है, जो बेसिकली बनता तो कहाँ है, प्लांट बॉडी के एपिकल रीजन्स के अंदर बनता है। एपिकल रीजन क्या है भाई, चलिए मान लेते हैं ये मेरा प्लांट है, एक रफ डायग्राम बना रहे हैं हम प्लांट का। तो ये जो स्ट्रक्चर मुझे नजर आ रही है मेरे प्लांट के शूट का टिप है, यानी कि स्टेम का टिप है, शूट टिप। और ये कौन सा हो गया, रूट टिप। तो जो ऑक्सिन होता है ना, इसकी एक टेंडेंसी होती है कि ये रूट टिप और शूट टिप पर बनता है। यानी कि ऑक्सिन कहाँ बन रहा होगा, एक तो ऑक्सिन यहाँ पर बन रहा होगा और एक ऑक्सिन यहाँ पे बन रहा होगा। अब भाई आपने क्या कहा कि ये बेसिकली क्या करवाता है, स्टेम बनवाता है, या फिर आप क्या कह सकते हैं कि ना फ्रूट्स को क्या करवाता है, डेवलप करवाता है, राइट। तो अब फ्रूट कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर कौन है, फ्रूट प्रेजेंट है। ऑक्सिन बना कहाँ पर है, एपिकल रीजन्स पे, लेकिन इसे इधर भी मूव करना पड़ेगा और ये यहाँ से भी मूव कर रहा होगा, है या नहीं है। तो बेसिकली ऑक्सिन भी जो होता है वो प्लांट बॉडी में सब जगह क्या कर रहा होता है, मूवमेंट कर रहा होता है। तो इनका जो मूवमेंट होगा, प्लांट हार्मोन्स का जो मूवमेंट होगा, उसे आप मल्टी डायरेक्शनल भी कह सकते हैं, या फिर इसे आप पोलर डायरेक्शनल भी कह सकते हैं, पोलर मूवमेंट। आई थिंक अगर आप पोलर मूवमेंट वर्ड यूज करेंगे तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम्स के अंदर आता है कि हार्मोन्स किस तरीके से या किस डायरेक्शन के अंदर मूव होते हैं प्लांट्स के अंदर, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हार्मोन्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या शो करते हैं, पोलर मूवमेंट शो करते हैं। तो हमने लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर स्टार्ट किया है प्लांट फिजियोलॉजी में। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जितने भी सब्सटेंस है उन्हें प्लांट बॉडी के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिन्हें हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इट कैन बी अ फूड, इट कैन बी अ वाटर, इट कैन बी अ प्लांट हार्मोन्स और मिनरल न्यूट्रिशंस, राइट। चलिए ये हमने जान लिया। अब क्या क्या तरीके हैं जिनके थ्रू प्लांट क्या करते हैं, इन सब्सटेंसेस को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो चलिए हम ये देखते हैं। तो अब प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा बेटा, उसे बहुत अच्छे से समझिएगा। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कम दूरी के लिए भी हो सकता है और ज़्यादा दूरी के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर के पास में ही एक शॉप है, मैं वहाँ तक गई तो ये मेरा कम दूरी का ट्रांसपोर्टेशन था। और मैं अपने कॉलेज गई जो कि मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है, तो वो लंबी दूरी का क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो जब मुझे कम दूरी पर जाना होगा तो मैं वॉक करके भी चली जाऊँगी, लेकिन अगर मुझे बहुत दूरी पर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है, 15 किलोमीटर दूर जाना है, तो मैं किसी न किसी व्हीकल या कैरियर का यूज़ करूँगी। इट कैन बी अ बस और अ बाइक और कार, वॉट एवर, ओके। मैं किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकती हूँ। ऐसा ही प्लांट्स के अंदर भी होता है।
प्लांट्स के अंदर भी जो ट्रांसपोर्टेशन है, फिर चाहे वो फूड का हो रहा हो, चाहे वाटर का हो रहा हो, चाहे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का हो रहा है या मिनरल न्यूट्रिशन का हो, वो दो तरीके से होता है। एक तो होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए, प्लांट्स के अंदर जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो दो तरीके से होता है। One is the short distance transportation and another one is the long distance transportation, right? अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या आएगा, क्या कहना चाह रहे हैं मैम आप इस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन से? देखिए, फॉर एग्जांपल ये कोई मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे कोई सेल रखी हुई है, ये एक सेल है, दिस इज अ सेल। तो भी सेल को चारों तरफ से करके कवर करके कौन रखती है? सेल मेम्ब्रेन करती है। तो जब सेल मेम्ब्रेन बाहर से किसी चीज को क्या करवा रही है, अंदर एंटर करवा रही है, या अंदर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल रही है, ठीक है, तो बहुत कम दूरी पर ये काम हो जाएगा, बस सेल मेम्ब्रेन को तो पार करके बाहर जाना और अंदर आना है। दैट इज नोन एज द शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। या फिर क्या हो सकता है, मान लीजिए एक टिश्यू है, टिश्यू सेल्स का ग्रुप जो कि एक समान कार्य काम करती है, उन ऐसी सेल्स के ग्रुप को आप क्या बेसिकली कहते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक टिश्यू है और टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, टिश्यू में प्रेजेंट होगी आपके पास में बहुत सारी सेल्स। तो जब सेल्स क्या कर रही है, आपस के अंदर किन्हीं सब्सटेंसेस को क्या कर रही है, एक्सचेंज कर रही है आपस में ही एक टिश्यू के अंदर, तो ये भी क्या हो रहा है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है। तो इट विल ऑल्सो कंसिडर इनसाइड दी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में आपने किसको देखा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में आप क्या देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वाटर क्या हो रहा था, रूट से कहाँ तक जा रहा था, मान लीजिए लीफ तक जा रहा है, एरियल पार्ट में कहाँ तक जा रहा है, लीफ, और ये प्लांट कितना है, 50 मीटर लंबा है, 50 मीटर लंबा है, या फिर 150 मीटर क्या है, लॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। तो प्लांट्स बेसिकली दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक शॉर्ट डिस्टेंस और एक लॉन्ग डिस्टेंस। दोनों ही ट्रांसपोर्टेशंस को करने के लिए वो अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम वो वेज पढ़ेंगे जिनके थ्रू शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो अभी हम शुरू कर रहे हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन से, राइट। चलिए, तो देयर आर डिफरेंट वेज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, ओके। तो वेज ऑफ शॉर्ट distance transportation. There are different ways, जिसमें हम सबसे पहला जो तरीका पढ़ने वाले हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का, वो आपके पास में आएगा ए, जिसे आप बोलेंगे डिफ्यूजन। चलिए समझिए डिफ्यूजन क्या है। देखिए, किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का अपनी खुद की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने की प्रोसेस को आप बेसिकली क्या कहते हो, डिफ्यूजन। तो यू कैन से दैट इट इज द मूवमेंट ऑफ atoms, or you can say molecules, or you can say ions, or you can say gases from high concentration to low concentration. That process is known as the diffusion. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने अपने कमरे के अंदर क्या जलाई, अगरबत्ती जलाई, ठीक है। अगरबत्ती की खुशबू कुछ ही टाइम में पूरे के पूरे रूम के अंदर क्या हो गई है, स्प्रेड हो गई है।
राइट। तो ये एक कैसा डिफ्यूजन हो गया, ये क्या हो गया, एक डिफ्यूजन हो गया, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर अगरबत्ती जल रही थी वहाँ पर उस अगरबत्ती से निकलने वाले खुशबू के मॉलिक्यूल्स की नंबर था वो ज़्यादा था, कमरे में कम था, तो अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहाँ चले गए, अपने आप ही लो कंसंट्रेशन की तरफ चले गए। तो इस प्रोसेस को आपने क्या बोला, डिफ्यूजन। या इसका एक एग्जाम्पल और हम एक और लेते हैं। ये मेरे पास में 2 पानी के टैंक है, राइट। ये टैंक है ए और ये टैंक है मेरे पास में बी, राइट, ठीक है। एक मिनट, ये ए टैंक है और ये मेरे पास में क्या है, बी टैंक है, ठीक है। अब ए टैंक के अंदर मैंने क्या डाल के रखा हुआ है, पानी को डाल कर रखा हुआ है। तो भाई पानी की कंसंट्रेशन मैंने अपना मेन पाइप का जो सिस्टम है वो ए टैंक से जोड़ रखा है, जहाँ से पानी अच्छे से आ रहा है। अब क्या होगा, धीरे धीरे मेरे ए टैंक के अंदर पानी का लेवल बढ़ने लगेगा और उसमें पानी की जो कंसंट्रेशन है वो बी वाले टैंक से ज़्यादा होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, ए टैंक से अपने आप ही कहाँ आना शुरू कर देंगे, बी टैंक के अंदर आना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो अपने हाई कंसंट्रेशन से कहाँ गए हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ गए हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है वाटर के लिए जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है वो अलग है, जिसे हम ऑस्मोसिस में पढ़ेंगे, बस मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है। तो किसी भी चीज़ का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने के प्रोसेस को आप बेसिकली क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। अब डिफ्यूजन के बारे में आपको कुछ और चीज़ें भी पता होनी चाहिए। देखिए क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए डिफ्यूजन के बारे में। पहली बात, अगर हम डिफ्यूजन की बात करें, जो आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात, डिफ्यूजन एक फिजिकल प्रोसेस है बेटा, ये अपने आप होने वाली प्रोसेस है और इसे होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में ये पेन है, अगर इस पेन को मुझे अपने सामने रखी हुई टेबल पर लेकर जाना है तो ये पेन अपने आप चलकर नहीं जाएगा, इसे या तो मैं उठा के लेकर जाऊंगी या मैं किसी और एक्स पर्सन को बुलाऊंगी, मैं रोबोट का यूज़ करूंगी, बट ये पेन किसी माध्यम यानी किसी मीडियम की हेल्प से दूसरी जगह पर पहुंचेगा, है या नहीं है। लेकिन मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था अगरबत्ती का, अगरबत्ती को मैंने कमरे के कोने में जलाया और खुशबू पूरे के पूरे रूम के अंदर फैल गई, है या नहीं है। तो उसे होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सबसे पहली बात जो आती है वो आती है दैट डिफ्यूज़न जो होता है ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इट इज अ फिजिकल process which do not required any living medium, ठीक है। अब किसी सिस्टम के अंदर जितने भी उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर वक्त एक काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और इधर से उधर मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अभी ये पेन है, तो ये पेन किससे बना हुआ है, बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो ये जो एटम्स होंगे ना वो इसी के अंदर क्या कर रहे हैं, मूव करते चले जा रहे हैं, राइट। अंदर इसके अंदर मूवमेंट चल रहा है। तो मैम अगर ये मूवमेंट चल रहा है तो ये मूवमेंट हमें बाहर क्यों नहीं नजर आ रहा, भाई ये सॉलिड है, सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास होते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स में मिलने वाली काइनेटिक एनर्जी से कहीं ज़्यादा है, तो इसलिए वो उस अट्रैक्शन को तोड़कर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो आप कह सकते हैं देन एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैव फिक्स काइनेटिक एनर्जी। जिसकी वजह से वो मूवमेंट करते रहते हैं। दूसरी बात, क्या डिफ्यूजन हमेशा चलता रहेगा किसी मीडियम के अंदर? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब दो मीडियम्स के बीच में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो अपने आप रुक जाएगी। कैसे, देखिए इस चीज़ को भी देखिए आप। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास में एक ए टैंक है और मेरे पास में एक कौन सा टैंक है, बी टैंक है, राइट। इस ए टैंक को मैंने डायरेक्टली अपने मेन पाइप से जोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसके अंदर पानी क्या हो रहा है, अंदर धीरे धीरे फिल हो रहा है। ठीक है भाई, पानी आ रहा है इसके अंदर। सबसे पहले ए अपने आप को भरेगा,
क्योंकि मैंने दोनों ए और बी के बीच में एक होल कर रखा है, जब तक उस लेवल पे नहीं आ जाएगा तब तक पानी भरेगा। अभी बी में कुछ भी नहीं जा रहा है, ठीक है। चलिए, अब बी के अंदर जो पानी है उसका अमाउंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। सॉरी, ए के अंदर जो अमाउंट है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और बी में अभी तक खाली है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है जो मेरे ए टैंक में भरे हैं वो अपने आप कहाँ पर जाएंगे, ए से बी में जाने लग जाएंगे। ये तो जो साइंस का नहीं है वो भी जानता है कि भाई मैंने इस एक को भर दिया, यहाँ पर छेद है, तो यहाँ पर आने के बाद में जो पानी के जो जितने भी मॉलिक्यूल है वो ए से कहाँ पर जाएंगे, बी में जाएंगे। कब तक जाएंगे भाई, ए ऐसा तो नहीं करेगा कि इस बी को पूरा भर देगा और अपने आप को खाली कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये मूवमेंट कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों के अंदर पानी का लेवल क्या नहीं आ जाएगा, सेम नहीं आ जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों के अंदर पानी का लेवल क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, यानी कि आपके सामने कुछ ऐसी पिक्चर बनकर आ जाएगी। ये टैंक ए है, ये टैंक बी है, और इन दोनों के अंदर ही पानी कहाँ पर आ जाएगा, कुछ टाइम बाद में सेम लेवल पे आ जाएगा, है नहीं। तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस हुई, वाटर के मॉलिक्यूल्स ए टैंक में ज़्यादा थे, वहाँ से डिफ्यूजन करके कहाँ पर पहुँचे, बी में पहुँचे। अपने आप होने वाली प्रोसेस थी, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी इसके लिए। और कब तक हुए, जब तक कि इक्विलिब्रियम दोनों सिस्टम्स के बीच में क्या नहीं हो गया, सेट नहीं हो गया। तो यू कैन से दैट डिफ्यूजन प्रोसेस इज लास्ट till the equilibrium establish between two systems। यानी कि दो सिस्टम्स के बीच में जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता तब तक डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो कैसी चलती रहती है, कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो ये कुछ चीज़ें थी किसके बारे के अंदर, डिफ्यूजन के बारे में। चलिए एक और चीज़ देखते हैं। डिफ्यूजन की जब प्रोसेस होती है तो किसी भी तरह की एनर्जी नहीं दी जाती है। बायोलॉजी के अंदर बेसिकली ये होता है कि अगर किसी प्रोसेस को देने के लिए एनर्जी चाहिए तो उसे हम एक्टिव प्रोसेस कह देते हैं, और कोई प्रोसेस अगर विदाउट कंजप्शन ऑफ एनर्जी हो रही है तो उसे हम बेसिकली पैसिव प्रोसेस कहते हैं। सो यू कैन से दैट देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट इन द बायोलॉजी। इफ यू रिक्वायरिंग एनर्जी दैट इज नोन एज द एक्टिव प्रोसेस, एंड इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी देन इट इज नोन एज द पैसिव प्रोसेस। डिफ्यूजन की प्रोसेस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने आप अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहे हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ी है, यहाँ पे अपने आप हो रही थी, कोई मीडियम नहीं चाहिए, कोई एनर्जी नहीं चाहिए। तो ऐसी प्रोसेस को आप बेसिकली कौन सी प्रोसेस कहेंगे, पैसिव प्रोसेस कहेंगे। तो डिफ्यूजन क्या है, एक तरीके से एक पैसिव प्रोसेस है। तो मुझे एक चीज़ और पता चली, वो क्या पता चली, द डिफ्यूजन जो है वो क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है। क्यों है पैसिव प्रोसेस, बिकॉज इट डू नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, इसे एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे यहाँ तक की बात समझ में आ गया, और डिफ्यूजन का जो बेसिक था मेरा वो कंप्लीट हो गया। तो हम एक बार फिर से इस बेसिक को थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं ताकि हम चैप्टर में आगे बढ़े। डिफ्यूजन शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का एक मीडियम है, जिसके अंदर किसी भी सब्सटेंस के एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि फिजिकल फॉर्म में अपने आप होती है, और इसके होने के लिए आपको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ये दो डिफरेंट मीडियम्स के बीच में तब तक होगी जब तक उनके अंदर इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो जाता है, ठीक है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी तरह की एनर्जी नहीं देनी पड़ती है, इसीलिए इसे कैसा बोला जाता है, इसे एक पैसिव प्रोसेस भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या सिर्फ डिफ्यूजन का एक यही टाइप है या डिफ्यूजन के कुछ अलग अलग टाइप भी है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन के आप अलग अलग फॉर्म्स या टाइप देखने वाले हैं। तो चलिए हम टाइप ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बात करते हैं। तो जो हमने टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन को देखा तो हमारे पास में डिफ्यूजन के 3 टाइप्स आए, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप आया, जिसे हम अभी पढ़ भी चुके हैं, जिसे अभी हमने एक्सप्लेन किया, जिसका नाम था सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन,
जिसे अभी आपने पढ़ा, किसी भी एटम का, आयन का, मॉलिक्यूल का अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। कोई कैरियर, कोई फैसिलिटी, कुछ भी नहीं चाहिए, अपने आप होने वाली प्रोसेस होगी। दूसरा देखते हैं, दूसरे के नाम में ही उसका अर्थ छुपा है। अगर आप बायो पढ़ रहे हो और अगर आप नाम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ना, आपको हर चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी। बायो इतनी खूबसूरत सब्जेक्ट है ना कि वर्ड अपना मतलब खुद बताता है। जैसे कि ये देखिए, दूसरा डिफ्यूजन जो है उसे आप बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड, नाम से पता चल रहा है फैसिलिटी है भाई। यहाँ पर क्या फैसिलिटी है देखते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप गाँव से शहर के अंदर पढ़ने के लिए आए, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, भाई हमें किसी और चीज़ से मतलब नहीं, हम तो इतना पैसा खर्च करें, तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए, रिजल्ट ही आना चाहिए, भाई तू अपने अच्छे से पढ़ाई कर पाए, उसके लिए हम तुझे अच्छा रूम दिला देंगे, खाने पीने के लिए अच्छी सी व्यवस्था, यानी कि सब कुछ फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आपके पेरेंट्स ने आपको अच्छे से रूम दिलवाया, आपके खाने पीने के लिए बिल्कुल अच्छे से सब कुछ मैनेज किया, आपका अगर ट्यूशन सेंटर दूर है तो आपको साइकिल या बाइक दिला दी। तो इन्होंने आपको क्या दे दी, एक फैसिलिटी दे दी, जिसके थ्रू आप अपना काम कर पा रहे हो, राइट। ऐसा ही यहाँ पर होगा। जब डिफ्यूजन के अंदर कुछ चीज़ें आपकी क्या करेगी, हेल्प करेगी। क्यों हेल्प करेगी, कैसे करेगी, क्यों ज़रूरत पड़ी इस हेल्प की, वो मैं आपको बताऊंगी। पर जब डिफ्यूजन क्या होगा, कुछ चीज़ों की हेल्प से होगा, देन उस डिफ्यूजन को आप क्या कह देंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कह देंगे, ठीक है। अब चाहे डिफ्यूजन सिंपल हो चाहे फैसिलिटेटेड हो, इन दोनों ही तरह के डिफ्यूजन के अंदर जो भी सब्सटेंसेस होंगे वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे और किसी भी एनर्जी को यूज़ नहीं करेंगे। तो चाहे सिंपल डिफ्यूजन हो चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, अगर एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहा है तो मैंने आपको क्या बोला था, ऐसी प्रोसेस को आप कौन सी प्रोसेस कहेंगे, पैसिव प्रोसेस। तो सिंपल डिफ्यूजन भी एनर्जी को रिक्वायर्ड नहीं रखती है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी नहीं रहेगी, जो भी आप आगे देखेंगे। इस डिफ्यूजन को आप कौन सा डिफ्यूजन कहेंगे, पैसिव। तीसरी बात, जब डिफ्यूजन में किसकी जरूरत पड़े, एनर्जी की, राइट। मैम आपने कहा था एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट होती नहीं है, लेकिन ये बायो है भाई, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस और कुछ केसेस लगते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस आने पर भी डिफ्यूजन के अंदर हमें क्या देनी पड़ जाती है, एनर्जी, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब एनर्जी के साथ में डिफ्यूजन होगा या एनर्जी को यूज करके डिफ्यूजन होगा, तो ऐसे डिफ्यूजन को आप कौन सा डिफ्यूजन कहेंगे, एक्टिव डिफ्यूजन। तो इस तरीके से आप कितने डिफ्यूजन पढ़ने वाले हैं, 3 डिफ्यूजन, एक सिंपल जिसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक पढ़ने वाले हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक पढ़ने वाले हैं हम लोग एक्टिव डिफ्यूजन। तो सिंपल हमने कर लिया, अब हम आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरफ। चलिए, तो अब हमारी बात आती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे। क्या है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्या फैसिलिटी मिल रही है हमें यहाँ पर, ये देखते हैं। चलिए, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है, हम एक लिविंग मीडियम को यहाँ पर कंसीडर करेंगे और हम कंसीडर करते हैं किसको, सेल को। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, आपके जीवन की इकाई है। आज आपकी जो भी स्ट्रक्चर है ना, वो आपको क्यों नजर आ रही है, सेल की वजह से। अगर आप कहीं पर बैठ के मेरा क्या देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपके आसपास कोई ना कोई दीवार होगी। तो दीवार क्या है, वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। किससे बनी है, ब्रिक यानी कि ईंट से बनी है। तो ईंट उसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। जब ये ईंट आपस में जुड़ती चली गई तो आपके सामने एक दीवार की जो स्ट्रक्चर है वो पूरी बनकर सामने आ गई। ऐसे ही सेल है, सेल भी हमारे लाइफ की यूनिट है। हमारी पूरी शेप को, हमारी जितने भी फंक्शंस है, उनको एक अकेली सेल या सेल्स आपस में मिलकर क्या करती है, उसे पूरा कंप्लीट करने में हेल्प करती है। चलिए, अब ये जो सेल होती है, इसको चारों तरफ से जो कवरिंग घेर के रखती है, उस कवरिंग को आप क्या देते हैं, सेल मेम्ब्रेन। मैं ये सभी सेल्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ कौन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल। सेल वॉल कभी भी किसी तरह का कोई किसी भी जगह विरोध या अपोज नहीं करती है चीज़ों को, ठीक है। तो हम किसको कंसिडर करने वाले हैं यहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन को, कि मान लीजिए हमारे सेल में डिफ्यूजन होने वाला है और ये क्या है, इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है, अगर देखा जाए केमिकल रूप में या केमिकली वो किसकी बनी हुई होती है, तो हमें बहुत टाइम से बताया गया है कि सेल जो होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, बट अभी हमें उन्हें यहाँ पर कंसीडर नहीं करना, क्योंकि हम सेल बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे, हम प्लांट फिजियोलॉजी को देख रहे हैं और हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ना है। तो मैंने क्या कहा कि मेरी सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड और प्रोटीन की। चलिए, मैंने जूम करके देखा इसको अच्छे से कि भाई ये लिपिड और प्रोटीन कैसे प्रेजेंट है। तो मुझे पता चला कि प्रोटीन की 2 लेयर्स जो होती है वो बाहर की तरफ होती है। ये प्रोटीन की एक लेयर हो गई, ये प्रोटीन की दूसरी लेयर हो गई, और इस प्रोटीन की लेयर के बीच में प्रेजेंट होते हैं मेरे लिपिड के मॉलिक्यूल्स। लिपिड
फैट, ऑयल। हम सब जानते हैं जो ऑयल होता है ना वो पानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसे आप आउटसाइड मान लीजिए सेल की, और इसे आप इनसाइड मान लीजिए। यानी कि हम मान लेते हैं कि इस साइड में कौन पड़ा हुआ है, मेरा सेल का साइटोप्लाज्म है इस साइड। अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन समझते हैं। मैंने क्या बोला, लिपिड, जो कि बेसिकली क्या है, फैट है, पानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, उसे पानी पसंद ही नहीं है। आप कभी पानी के ऊपर तेल डालकर देखिए, तेल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, मेरे यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे जो कहाँ पर आना चाहते थे, सेल के अंदर आना चाहते थे। जब वो सेल के अंदर आना चाह रहे थे तो मैंने देखा यहाँ पर कौन कौन से मॉलिक्यूल थे। यहाँ पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिन्हें पानी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो पानी को नहीं पसंद करते। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी थे जो पानी को पसंद करते थे। ये मैं पर्पल वाले जो बना रही हूँ ये वो है जो पानी को पसंद करते हैं, या पानी के मॉलिक्यूल्स है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ इसको, देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स है दीज आर दी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, इन्हें पानी पसंद नहीं है। और जबकि जो मेरे पर्पल वाले मॉलिक्यूल्स है दीज आर दी वाटर मॉलिक्यूल्स, या फिर आप इन्हें क्या कह सकते हैं, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। चलिए अंदर आना चाहते हैं। प्रोटीन ने कहा कि, प्रोटीन ने क्या बोला कि भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई भी आए कोई भी जाए, क्योंकि मुझे तो हाइड्रोफिलिक भी पसंद है और हाइड्रोफोबिक भी पसंद है। लेकिन वहीं जब बात लिपिड पर आई, वसा पे आई, तो उसे हाइड्रोफिलिक यानी कि पानी को पसंद करने वाले तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वो खुद पानी को पसंद नहीं करती है। अब इस कंडीशन में क्या किया जाए, हाइड्रोफोबिक को जब अंदर जाना हो तो बेचारी प्रोटीन को तो कोई मतलब नहीं था, तो उसने भी अंदर भेज दिया। और लिपिड ने बोला पानी का दुश्मन मेरा दुश्मन, ठीक है तू अंदर जा, और अंदर जाने दिया। जब हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स की या वाटर मॉलिक्यूल्स की बात आई तो लिपिड ने क्या कर दिया, अगेंस्ट हो गई कि नहीं भाई, वाटर के सम मॉलिक्यूल्स को या वाटर को पसंद करने वाले मॉलिक्यूल्स को मैं तो नहीं जाने दूंगी। अंदर से साइटोप्लाज्म में कह रहा है भाई मेरा 70% पार्ट तो किसका बना हुआ है, वाटर का, और भी बहुत सी चीज़ों में ऐसा है कि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स चाहिए। अगर सेल ही नहीं रहेगी तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, तो भाई मॉलिक्यूल्स को तो अंदर भेजना पड़ेगा। लेकिन लिपिड तैयार नहीं है इन चीज़ों को अंदर भेजने के लिए, यानी कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को अंदर भेजने के लिए तैयार नहीं है। रिक्वायरमेंट तो अंदर से आ रही है, डिमांड तो अंदर से आ रही है, कैसे सप्लाई की जाए। तो इस कंडीशन के अंदर प्रोटीन ने क्या करी, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी। क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करी, ये जो आपकी जो प्रोटीन थी ये क्या हो गई, मॉडिफाइड हो गई। और मॉडिफाइड होकर इसने क्या बना दिए, कुछ चैनल्स बना दिए। इन चैनल्स को आप और क्या बोल सकते हैं, पोरीन्स भी बोल सकते हैं। ये चैनल्स कुछ ऐसे बने, ये देखिए, ये रहा ये चैनल, ये मॉडिफाइड हुआ, अंदर के अंदर इसने एक टनल जैसा बनाया और ये इधर आके खुल गया। समझ में आ रहा है। तो देखिए ये जो प्रोटीन है ये मॉडिफाइड होगा, अंदर ऐसा क्या बना दिया, टनल जैसा बना दिया, सुरंग जैसा है, नहीं है। और ये क्या है, प्रोटीन का चैनल है जिसे आप पोरीन कह रहे हैं। अब ये जो प्रोटीन का चैनल होगा वो क्या करने लगा, जो भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स थे उन्हें पकड़ता, इस टनल के थ्रू साइटोप्लाज्म में भेज देता। इस तरीके से ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल लिपिड के कांटेक्ट में नहीं आया और बाहर से चीज कहाँ चली गई, अंदर। इसकी कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा थी, अंदर कम थी। तो कोई चीज़ जब अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही हो तो उस प्रोसेस को आपने क्या बोला, डिफ्यूजन। चलिए ये डिफ्यूजन यहाँ पे किसकी फैसिलिटी की वजह से हुआ, इन पोरीन्स की हेल्प से, जो कि प्रोटीन का मॉडिफिकेशन फॉर्म था, है या नहीं। तो फैसिलिटी मिल गई प्रोटीन की वजह से, तो इसीलिए इस डिफ्यूजन को हमने क्या कह दिया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कह दिया। किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी है, ठीक है, कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट की जरूरत मुझे यहाँ पर नहीं पड़ी है। इसीलिए मेरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कैसा रहा, एक पैसिव प्रोसेस रहा। So this is all about the facilitated diffusion. So facilitated diffusion in which the protein part is modified to diffuse the hydrophilic molecules or water molecules inside or outside the cell membrane. Okay, that is known by the process of diffusion. So that type of diffusion is known as the facilitated diffusion. Thank you. अब हम next आगे जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे next lecture के अंदर active diffusion.